नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, सोने के भाव में लगातार चौथे दिन फिर आई गिरावट। जानिए क्या है आज का ताज़ा भाव। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को लगातार चौथे दिन गिरावट नजर आई। हाजिर मांग कमजोर पड़ने के कारण कारोबारियों ने अपने जमा सौदे को कम किया है, जिससे वायदा बाजार में सोना आज को 0.16% की गिरावट के साथ 49,428 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर महीने में डिलीवरी वाले सोना अनुबंध की कीमत 80 रुपये यानी 0.16% की गिरावट के साथ 49,428 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इसमें 6,936 लॉट के लिए कारोबार हुआ। सोना के दिसंबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 68 रुपये यानी 0.14% की गिरावट के साथ 49,482 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। इसमें 11,780 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वहीं न्यूयॉर्क में सोने का भाव 0.57% गिरकर $1857.80 प्रति औंस रह गया है। सोने की कीमत में लगातार चौथे दिन गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोर के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत 485 रुपये की हानि के साथ 50,418 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। HDFC सिक्योरिटीज़ ने यह जानकारी दी है कि सोने की कीमतों में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट आई है। पिछले दिन के कारोबार में यह 50,903 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 2,081 रुपये की गिरावट के साथ 58,099 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया है, जो पिछले कारोबारी सत्र में 60,180 रुपये प्रति किलोग्राम था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आज डीजल हुआ और सस्ता, जाने पेट्रोल के रेट। जी हाँ, आज शुक्रवार यानी 25 सितंबर 2020 को डीजल के रेट में कमी दर्ज की गई है। आज दिल्ली में डीजल का रेट 18 पैसे प्रति लीटर घटकर 71.10 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। वहीं पेट्रोल रेट भी 81.6 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा। सरकारी तेल कंपनियों की कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रति दिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर सुबह 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती है और जारी करती है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81.6 रुपये है। वहीं 1 लीटर डीजल 71.10 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.59 रुपये है। वहीं 1 लीटर डीजल 74.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87.74 रुपये है। वहीं 1 लीटर डीजल 77.53 रुपये प्रति लीटर पर है। चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84.15 रुपये है। वहीं 1 लीटर डीजल 76.55 रुपये प्रति लीटर पर है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। खुदरा बिकने वाले पेट्रोल और डीजल के लिए जितनी रकम का आप भुगतान करते हैं उसमें आप 55.5% पेट्रोल के लिए और 47.3% डीजल के लिए आप टैक्स चुकाते हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग होते हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, अब ऐसे बनेगी पेंशन। रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कोविड-19 महामारी के कारण अगर उनकी पेंशन नहीं बन पाती है तो उन्हें प्रोविजनल पेंशन मिलने लगेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका ऐलान किया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान, PPO जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग के तहत पेमेंट होता है। AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक प्रोविजनल पेंशन का नियम नया नहीं है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उसे प्रोविजनल पेंशन शुरू हो जाता है। पेंशन की रकम उसकी लास्ट
ड्रॉ सैलरी पर निर्भर करती है। एक्चुअल पेंशन और प्रोविजनल पेंशन की रकम में खास अंतर नहीं होता है। महामारी और लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों को मुख्य दफ्तर में पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो रही थी या वे सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म संबंधित वेतन और लेखा पे एंड अकाउंट कार्यालय में जमा करवाने में असमर्थ रहे। खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग अलग शहर में हों तो यह समस्या और बढ़ जाती है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जरूरी है जो एक शहर से दूसरे शहर लगातार आते जाते हैं। इनके हेड ऑफिस, सैलरी और अकाउंट दफ्तर दूसरे शहरों में होते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। उसे ऐसे तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी देरी के रिटायरमेंट के दिन से ही पीपीओ दे सकें। हालांकि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण दफ्तर काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका है, लेकिन मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है। इसलिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत नियम पेंशन पेमेंट में देरी से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी रुकावट के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट आदेश जारी होने और दूसरा पेपर वर्क होने तक अस्थायी पेंशन की रकम मिलती रहेगी। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। 7वें वेतन आयोग से जुड़ी इन बातों को शायद ही जानते होंगे आप। 7वें वेतन आयोग द्वारा वेतन और पेंशन से संबंधित सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई हैं, जबकि भत्तों से संबंधित सिफारिशें 1 जुलाई 2017 से लागू हुई हैं। शायद ही यह बात जानते होने के केंद्रीय कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई के कर्मचारियों पर 7वीं सीपीसी लागू नहीं होती है। इसी के अंतर्गत आने वाले भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल में भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मान्य हैं और भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल सहित अन्य सीपीएसई के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होता है। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों सीपीएसई के कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह वेतनमानों की औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली द्वारा अधिशासित होते हैं। वर्ष 1981 से केंद्रीय सरकारी उद्यमों में सभी नियुक्तियां आईडीए वेतनमानों के अंतर्गत हुई हैं। केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी केंद्रीय कर्मचारी पर लागू होता है जो वेतनमानों के केंद्रीय महंगाई भत्ता वेतनमानों द्वारा अधिशासित होते हैं। इसलिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सहित केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशें केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों पर लागू नहीं होती हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आईडीए के तहत वेतनमान मिलता है, इसलिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें उनके कर्मचारियों पर लागू नहीं होती हैं। तथापि कुछ केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए जो अभी तक सीडीए वेतनमानों के अंतर्गत हैं, लोक उद्यम विभाग वित्तीय वहनीयता या संबंधित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम की भुगतान क्षमता के मूल सिद्धांत की शर्त के आधार पर केंद्रीय वेतन आयोग संबंधी व्यय विभाग की अधिसूचनाओं का समर्थन करता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।